दोस्तों जरा सोचिए, अगर कल सुबह आप उठें और मौसम इतना बदल चुका हो कि कुछ ही घंटों में पूरे शहर बर्फ के नीचे दब जाएं, समुद्र अपनी सीमाएं तोड़कर लाखों लोगों को निगल जाए और दुनिया की सबसे ताकतवर सरकारें भी बेबस हो जाएं, तो क्या होगा? क्या इंसान प्रकृति की इस ताकत के सामने टिक पाएगा? आज की कहानी सिर्फ एक डिजास्टर फिल्म नहीं है, बल्कि ये हमें दिखाती है कि जब इंसान प्रकृति के नियमों को नजरअंदाज करता है तो उसका परिणाम कितना भयानक हो सकता है। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि हर अगला सीन पिछले से कहीं ज्यादा खतरनाक और रोमांचक होने वाला है। फिल्म की शुरुआत अंटार्कटिका के विशाल बर्फीले इलाके से होती है, जहां मशहूर जलवायु वैज्ञानिक जैक हॉल अपनी रिसर्च टीम के साथ बर्फ की परतों का अध्ययन कर रहा होता है। सब कुछ सामान्य लग रहा होता है, लेकिन तभी जमीन अचानक तेजी से हिलने लगती है। देखते ही देखते उनके सामने बर्फ की कई किलोमीटर लंबी चादर बीच से फट जाती है और एक विशाल दरार बन जाती है। पूरी टीम किसी तरह अपनी जान बचाकर पीछे हटती है, लेकिन जैक समझ जाता है कि यह कोई साधारण प्राकृतिक घटना नहीं है। उसके चेहरे पर साफ दिखाई देता है कि आने वाला समय पूरी दुनिया के लिए बेहद खतरनाक साबित होने वाला है। अंटार्कटिका से लौटने के बाद जैक एक अंतर्राष्ट्रीय जलवायु सम्मेलन में दुनिया भर के वैज्ञानिकों और नेताओं के सामने अपनी रिसर्च पेश करता है। वह बताता है कि ग्लोबल वार्मिंग के कारण ध्रुवों की बर्फ तेजी से पिघल रही है। ये पिघला हुआ मीठा पानी समुद्र की धाराओं का संतुलन बिगाड़ रहा है। अगर यही सिलसिला जारी रहा तो पूरी पृथ्वी की जलवायु अचानक बदल सकती है और दुनिया एक नए हिमयुग यानी आइस एज की ओर बढ़ सकती है। लेकिन वहां मौजूद कई बड़े नेता उसकी बात को बढ़ा चढ़ाकर कही गई भविष्यवाणी समझते हैं। उन्हें लगता है कि ऐसा होने में सैकड़ों साल लगेंगे, इसलिए वे जैक की चेतावनी को गंभीरता से नहीं लेते। उधर दूसरी तरफ जैक का बेटा सैम हॉल एक होशियार और आत्मविश्वासी छात्र है। वह अपने दो दोस्तों के साथ न्यूयॉर्क जाता है, जहां एक प्रतिष्ठित अकादमिक प्रतियोगिता होने वाली होती है। वहीं उसकी मुलाकात उसकी दोस्त लॉरा से होती है, जिसे वह लंबे समय से पसंद करता है, लेकिन कभी खुलकर अपने दिल की बात नहीं कह पाया। प्रतियोगिता की तैयारी के बीच दोनों के बीच अच्छी बातचीत होती है और सैम सोचता है कि शायद ये सफर उसकी जिंदगी बदल सकता है, लेकिन उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता कि अगले कुछ घंटों में पूरी दुनिया बदलने वाली है। इसी दौरान स्कॉटलैंड के समुद्र में मौजूद एक रिसर्च जहाज के वैज्ञानिक समुद्र के तापमान को माप रहे होते हैं। अचानक उनके उपकरण दिखाते हैं कि समुद्र का तापमान कुछ ही सेकंड में कई डिग्री गिर गया है। यह घटना विज्ञान के नियमों के बिल्कुल विपरीत है। वे तुरंत जैक को यह जानकारी भेजते हैं। रिपोर्ट देखते ही जैक के चेहरे का रंग उड़ जाता है, क्योंकि यही वह संकेत था जिसका उसे सबसे ज्यादा डर था। उसे पूरा विश्वास हो जाता है कि जलवायु परिवर्तन की प्रक्रिया उम्मीद से कहीं ज्यादा तेज हो चुकी है और अब इसे रोकना लगभग असंभव है। उसी समय दुनिया के अलग अलग हिस्सों में अजीब और डरावनी घटनाएं शुरू हो जाती हैं। जापान के टोक्यो शहर में अचानक बेसबॉल जितने बड़े ओले गिरने लगते हैं, जो कारों के शीशे तोड़ देते हैं और लोगों को गंभीर रूप से घायल कर देते हैं। दूसरी ओर लॉस एंजलिस में एक नहीं बल्कि कई विशाल टॉर्नेडो एक साथ हमला कर देते हैं। कुछ ही मिनटों में ऊंची ऊंची इमारतें टूटने लगती हैं, सड़कें मलबे से भर जाती हैं और पूरा शहर चीख पुकार से गूंज उठता है। टीवी चैनल इन घटनाओं का लाइव प्रसारण कर रहे होते हैं, लेकिन किसी को समझ नहीं आता कि आखिर पूरी दुनिया में एक साथ इतनी भयानक आपदाएं क्यों आ रही हैं। जैक इन सभी खबरों को जोड़कर एक ही निष्कर्ष पर पहुंचता है। वह तुरंत अमेरिकी सरकार को चेतावनी देता है कि अब समय बहुत कम बचा है। अगर तुरंत लोगों को सुरक्षित स्थानों पर नहीं भेजा गया तो लाखों लोगों की जान जा सकती है। लेकिन सरकार अभी भी पूरी तरह आश्वस्त नहीं होती। कुछ अधिकारी मानते हैं कि मौसम जल्दी सामान्य हो जाएगा, जबकि जैक जानता है कि असली तबाही अभी शुरू भी नहीं हुई है। न्यूयॉर्क में प्रतियोगिता खत्म होने के बाद सैम और उसके दोस्त बाहर निकलते हैं। तभी मौसम अचानक बदल लगता है। तेज हवा चलती है, काले बादल पूरे आसमान को ढक लेते हैं और कुछ ही मिनटों में मूसलाधार बारिश शुरू हो जाती है। लोग इसे सामान्य तूफान समझकर अपनी अपनी जगह भागने लगते हैं, लेकिन ये बारिश धीरे धीरे इतिहास की सबसे विनाशकारी बाढ़ का रूप लेने लगती है। सड़कें पानी में डूब जाती हैं और पूरा शहर अफरा तफरी में बदल जाता है। उसी समय समुद्र का पानी अचानक पीछे हटता है। कुछ लोग उत्सुकता से समुद्र की ओर देखने लगते हैं, लेकिन तभी दूर क्षितिज पर एक विशाल लहर दिखाई देती है। वह लहर किसी इमारत जितनी ऊंची होती है और कुछ ही सेकंड में पूरी ताकत से न्यूयॉर्क शहर से टकरा जाती है। कारें खिलौनों की तरह बह जाती हैं, इमारतों के निचले हिस्से पानी में डूब जाते हैं और हजारों लोग अपनी जान बचाने के लिए ऊंची जगहों की ओर भागने लगते हैं। सैम, लॉरा और उनके दोस्त किसी तरह भागते हुए न्यूयॉर्क पब्लिक लाइब्रेरी पहुंच जाते हैं। वे समझ जाते हैं कि बाहर निकलना अब मौत को बुलाने जैसा होगा, इसलिए वे लाइब्रेरी के अंदर मौजूद दूसरे लोगों के साथ वहीं रुकने का फैसला करते हैं। न्यूयॉर्क पब्लिक लाइब्रेरी के अंदर मौजूद सभी लोग अब समझ चुके थे कि बाहर की दुनिया पहले जैसी नहीं रही। चारों तरफ सिर्फ चीख पुकार, टूटती हुई इमारतों की आवाजें और तेज हवाओं की गूंज सुनाई दे रही थी। खिड़कियों से बाहर देखने पर पूरा मैनहट्टन समुद्र में डूबा हुआ दिखाई देता था।
सड़कें, गाड़ियां और इमारतों की निचली मंजिलें पानी में गायब हो चुकी थीं। हर किसी के चेहरे पर सिर्फ एक ही सवाल था, क्या वे इस भयानक आपदा से जिंदा बच पाएंगे? उधर वॉशिंगटन में जैक हॉल लगातार मौसम वैज्ञानिकों के साथ मिलकर हर नई जानकारी का विश्लेषण कर रहा था। तभी उसे पता चलता है कि पूरी दुनिया के ऊपर 3 विशाल सुपरस्टॉर्म बन चुके हैं। ये सामान्य तूफान नहीं थे। इनकी ताकत इतनी ज्यादा थी कि ये अपने केंद्र में मौजूद बर्फीली हवा को सीधे धरती तक खींच रहे थे। उस हवा का तापमान इतना कम था कि कोई भी इंसान अगर कुछ सेकंड के लिए भी उसके संपर्क में आ जाए तो उसका शरीर तुरंत जम सकता था। ये जानकारी सुनकर कमरे में मौजूद सभी वैज्ञानिक सन्न रह जाते हैं। जैक तुरंत अमेरिका के राष्ट्रपति और अधिकारियों के साथ एक आपातकालीन बैठक करता है। वह साफ शब्दों में कहता है कि अब उत्तरी अमेरिका को बचाना लगभग असंभव है। अगर लोगों को बचाना है तो उन्हें तुरंत दक्षिण की ओर सुरक्षित स्थानों पर भेजना होगा। शुरुआत में कुछ अधिकारी इस फैसले का विरोध करते हैं, क्योंकि इतने बड़े पैमाने पर लोगों को निकालना आसान नहीं था। लेकिन जब मौसम की नई तस्वीरें सामने आती हैं तो सरकार के पास कोई दूसरा विकल्प नहीं बचता। पूरे देश में आपातकाल घोषित कर दिया जाता है और करोड़ों लोगों को दक्षिण की ओर जाने का आदेश दे दिया जाता है। इस बीच लाइब्रेरी के अंदर मौजूद लोगों की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही थी। बाहर का तापमान तेजी से गिर रहा था और अंदर मौजूद खाने पीने का सामान भी सीमित था। तभी लॉरा की तबीयत अचानक बिगड़ जाती है। उसका पैर पहले ही घायल हो चुका था और अब तेज बुखार भी चढ़ने लगता है। सैम उसके पास बैठकर उसे हिम्मत देता है। पहली बार दोनों के बीच खुलकर बातें होती हैं और सैम महसूस करता है कि शायद वह लॉरा से सिर्फ दोस्ती नहीं बल्कि उससे कहीं ज्यादा प्यार करता है। उधर जैक अपने बेटे सैटेलाइट फोन पर संपर्क करने की कोशिश करता है। काफी देर बाद संपर्क हो जाता है। जैक सैम से कहता है, ध्यान से सुनो, किसी भी हालत में लाइब्रेरी से बाहर मत निकलना, चाहे कुछ भी हो जाए वहीं रहना, मैं खुद तुम्हें लेने आ रहा हूँ। सैम जानता था कि न्यूयॉर्क तक पहुंचना लगभग नामुमकिन है, लेकिन उसे अपने पिता पर पूरा भरोसा था। वह बाकी लोगों से भी कहता है कि घबराने की बजाय एकजुट होकर काम करना ही उनकी सबसे बड़ी ताकत होगी। जैक अपने 2 साथियों के साथ न्यूयॉर्क की ओर पैदल निकल पड़ता है। अब सड़कें पूरी तरह बर्फ से ढक चुकी थी। कई जगह बर्फ की मोटी परत के नीचे गाड़ियां और घर दब चुके थे। तेज हवाएं उनके चेहरे पर ऐसे लग रही थीं जैसे हजारों सुइयां एक साथ चुभ रही हों। हर कदम मौत के और करीब ले जा रहा था, लेकिन एक पिता के लिए अपने बेटे को बचाने से बढ़कर कुछ नहीं था। दूसरी तरफ लाइब्रेरी में बैठे लोग ठंड से कांप रहे थे। बिजली पूरी तरह बंद हो चुकी थी और हीटिंग सिस्टम भी काम नहीं कर रहा था। अगर आग नहीं जलाई जाती तो कुछ ही घंटों में सभी लोग ठंड से मर जाते। काफी सोचने के बाद वे लाइब्रेरी की पुरानी लकड़ी की अलमारियां और कुछ ऐसी किताबें जलाने का फैसला करते हैं जो बहुत कम इस्तेमाल होती थीं। आग जलते ही पूरे कमरे में थोड़ी गर्मी फैल जाती है और लोगों की उम्मीद फिर से जागने लगती है। ये फैसला आसान नहीं था, क्योंकि ज्ञान की अनमोल किताबों को जलाना किसी को अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन उस समय जिंदा रहना सबसे जरूरी था। उसी समय लॉरा की हालत और खराब हो जाती है। उसे बचाने के लिए दवाइयों की जरूरत थी, लेकिन वे दवाइयां पास के एक जहाज में मौजूद थीं, जो बाढ़ के दौरान बहकर लाइब्रेरी के पास आ गया था। बाहर जाना आत्महत्या के बराबर था। फिर भी सैम अपने दोस्तों के साथ जान जोखिम में डालकर दवाइयां लाने का फैसला करता है। वे बर्फ और ठंड के बीच धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। हर तरफ सन्नाटा था। पूरा शहर किसी भूतिया दुनिया जैसा लग रहा था। जब वे जहाज के अंदर पहुंचते हैं तो उन्हें जरूरी दवाइयां मिल जाती हैं, लेकिन तभी उनका सामना जंगली भेड़ियों के एक झुंड से हो जाता है, जो चिड़ियाघर से भागकर वहां पहुंच गए थे। कुछ पल के लिए ऐसा लगता है कि अब उनका बचना असंभव है। सैम बड़ी समझदारी से अपने दोस्तों को शांत रहने के लिए कहता है। सही मौके का इंतजार करके वे किसी तरह भेड़ियों से बच निकलते हैं और दवाइयां लेकर वापस लाइब्रेरी पहुंच जाते हैं। लॉरा को दवा मिलते ही उसकी हालत धीरे धीरे सुधरने लगती है और सभी राहत की सांस लेते हैं। लेकिन असली खतरा अभी उनके दरवाजे पर दस्तक देने वाला था। मौसम वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी कि कुछ ही घंटों में सुपरस्टॉर्म न्यूयॉर्क के ऊपर पहुंच जाएगा। उसके बाद तापमान इतना नीचे चला जाएगा कि बाहर मौजूद हर चीज पल भर में बर्फ बन जाएगी। अब जैक समय से पहले अपनी बेटे तक पहुंच पाएगा या नहीं, यही सवाल पूरी कहानी को और भी रोमांचक बना देता है। इधर जैक और उसके दोनों साथी लगातार बर्फीले तूफान के बीच आगे बढ़ रहे थे। हर कदम उनके लिए किसी परीक्षा से कम नहीं था। सड़कें पूरी तरह गायब हो चुकी थीं और चारों तरफ सिर्फ बर्फ का सफेद समंदर दिखाई दे रहा था। तेज हवाएं इतनी खतरनाक थीं कि कई बार उन्हें एक दूसरे का हाथ पकड़कर चलना पड़ता था। जैक के दिमाग में सिर्फ एक बात घूम रही थी, उसे किसी भी कीमत पर अपने बेटे सैम तक पहुंचना है। उधर न्यूयॉर्क पब्लिक लाइब्रेरी के अंदर मौजूद लोगों ने दरवाजे और खिड़कियां अच्छी तरह बंद कर दी थीं। आग जल रही थी, लेकिन बाहर का तापमान इतनी तेजी से गिर रहा था कि उसकी गर्मी भी धीरे धीरे बेअसर होने लगी। हर कोई खामोश बैठा था। किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि बाहर झांक कर भी देखे। ऐसा लग रहा था जैसे पूरी दुनिया ने सांस लेना बंद कर दिया हो। इसी बीच वैज्ञानिकों को सैटेलाइट से सुपरस्टॉर्म की नई तस्वीरें मिलती हैं।
तूफान का आकार इतना विशाल था कि वह पूरे शहर को अपनी चपेट में लेने वाला था। जैक रेडियो के जरिए सैम तक आखिरी संदेश पहुंचाने की कोशिश करता है। वह कहता है, जैसे ही हवा अचानक शांत हो जाए, समझ जाना कि तूफान का केंद्र तुम्हारे ऊपर है। उस समय किसी भी हालत में बाहर मत निकलना, क्योंकि कुछ ही सेकंड में हवा का तापमान इंसान को जिंदा जमा देगा। सैम अपने पिता की बात ध्यान से सुनता है और लाइब्रेरी में मौजूद सभी लोगों को ऊपर की मंजिल पर ले जाने लगता है। कुछ देर बाद बाहर अचानक अजीब सी शांति छा जाती है। जो हवा कुछ मिनट पहले सब कुछ उड़ा रही थी, वह एकदम रुक जाती है। कई लोगों को लगता है कि तूफान खत्म हो गया है, लेकिन सैम तुरंत उन्हें रोक देता है। वह अपने पिता की बात दोहराता है और सभी को आग के पास रहने के लिए कहता है। अगले ही पल ऊपर से बर्फीली हवा का भयानक झोंका नीचे उतरता है। खिड़की के बाहर खड़ी गाड़ियां, पेड़ और इमारतें कुछ ही सेकंड में मोटी बर्फ की परत से ढक जाती हैं। बाहर जो भी था वह पल भर में जम चुका था। उसी समय जैक और उसके साथी भी तूफान के बेहद करीब पहुंच चुके थे। वे एक टूटे हुए भवन में छिपकर तूफान के गुजरने का इंतजार करते हैं, लेकिन अचानक उनके एक साथी का पैर फिसल जाता है और वह गहरी बर्फ में लटक जाता है। जैक और दूसरा साथी उसे बचाने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन रस्सी टूटने लगती है। अगर उन्होंने उसे पकड़कर रखा तो तीनों की जान चली जाती। ये समझते ही उनका साथी खुद रस्सी काट देता है और मुस्कुराते हुए कहता है कि कम से कम बाकी लोग आगे बढ़कर सैम को बचा ले। अगले ही पल वह गहरी बर्फ में गिर जाता है। यह पल बेहद भावुक था, क्योंकि उसने अपने दोस्तों की जान बचाने के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। तूफान गुजरने के बाद जैक और उसका बचा हुआ साथी फिर से अपनी यात्रा शुरू करते हैं। अब न्यूयॉर्क पूरी तरह बदल चुका था। ऊंची ऊंची इमारतें आधी बर्फ में दबी हुई थी, सड़कें गायब थीं और पूरा शहर किसी जमी हुई दुनिया जैसा दिखाई दे रहा था। इतनी भयानक तबाही शायद किसी ने पहले कभी नहीं देखी थी। दूसरी तरफ लाइब्रेरी के अंदर मौजूद लोगों की हालत भी खराब होती जा रही थी। लकड़ियां और किताबें लगभग खत्म हो चुकी थीं। आग धीरे धीरे बुझने लगी थी। सभी लोग उम्मीद खोने लगे थे। तभी दूर से किसी के दरवाजा खटखटाने की आवाज सुनाई देती है। पहले तो सभी डर जाते हैं कि कहीं बाहर कोई खतरा तो नहीं है, लेकिन जब सैम दरवाजा खोलता है तो सामने उसके पिता जैक खड़े होते हैं। दोनों एक दूसरे को देखते ही दौड़कर गले लग जाते हैं। इतने दिनों का डर, दर्द और संघर्ष एक पल में आंसुओं में बदल जाता है। यह फिल्म का सबसे भावुक दृश्य बन जाता है। कुछ समय बाद मौसम धीरे धीरे शांत होने लगता है। हेलीकॉप्टर और रेस्क्यू टीमें बचे हुए लोगों की तलाश शुरू करती हैं। जैक, सैम, लॉरा और बाकी सभी लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया जाता है। दुनिया बदल चुकी थी। लाखों लोग अपनी जान गंवा चुके थे और उत्तरी अमेरिका का बड़ा हिस्सा मोटी बर्फ के नीचे दब चुका था। फिल्म के आखिरी दृश्य में अंतरिक्ष से पृथ्वी दिखाई जाती है। पूरा उत्तरी गोलार्ध सफेद बर्फ से ढका हुआ नजर आता है। अमेरिकी राष्ट्रपति स्वीकार करते हैं कि उन्होंने वैज्ञानिकों की चेतावनियों को समय रहते गंभीरता से नहीं लिया। अगर ऐसा किया होता तो शायद लाखों लोगों की जान बचाई जा सकती थी। अब पूरी दुनिया को प्रकृति के साथ संतुलन बनाकर जीना सीखना होगा। यहीं पर फिल्म खत्म होती है, लेकिन अपने पीछे एक बहुत बड़ा संदेश छोड़ जाती है। प्रकृति हमेशा हमें चेतावनी देती है, लेकिन जब इंसान अपने स्वार्थ में उन चेतावनियों को नजरअंदाज करता है, तब वही प्रकृति अपना सबसे भयानक रूप दिखाती है। यही कारण है कि डे आफ्टर टुमारो आज भी हॉलीवुड की सबसे यादगार और प्रभावशाली डिजास्टर फिल्मों में गिनी जाती है।